हेलो एवरीवन, आई एम सीए चैतन्य भावकर और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन का, राइट। सो इसके अंदर हमने प्रोडक्शन और कॉस्ट ये चैप्टर चालू किया था और हमने प्रोडक्शन ये यूनिट देख रहे थे। तो सबसे पहला पार्ट हमने कवर किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने देखा था इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन का मीनिंग अलग होता है, करेक्ट। इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन मतलब एडिशन ऑफ वैल्यू, एडिशन ऑफ यूटिलिटीज। तो वो क्या क्या होता है, किस किस फॉर्म में हम यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम टाइम के फॉर्म में, प्लेस के फॉर्म में, करेक्ट। या फिर जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं कि हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो उसको हम बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर हमने, उसके बाद में हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन को लगने वाली चीज़ें क्या क्या है। उसके अंदर हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये देख लिया। उसमें हमने लैंड और लेबर के फीचर्स देखे, कैपिटल के टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ कैपिटल, और उसके साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा हमने। तो सबसे पहले क्या होता है, सेविंग होता है, फिर क्या होता है, सेविंग का मोबिलाइजेशन, और उसके बाद में उसका इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग मतलब क्या होता है कि पब्लिक पैसा सेव करती है अपने पास में सेविंग अकाउंट में या कैश में, उसको बोला जाता है सेविंग्स। फिर उसको मोबिलाइज करना मतलब उसको एफडी हो जाता है उससे, या फिर म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं, एलआईसी में चले जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये पैसा मोबिलाइज होता है और फिर वहाँ से वो बिजनेसमैन को मिलता है, और बिजनेसमैन उसको क्या करता है, फिर उससे मशीनरी, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब लगवाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद में हमने देखा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर हमने उसके काम क्या क्या है वो भी देख ली, करेक्ट। अभी जो पार्ट चालू करने वाले हैं आज का वीडियो का मेन जो पार्ट है वो है इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्राइज। हमने ये देखा ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जब लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को साथ में लाके कोई भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट करता है, तो ये जो सेटअप बनाता है ना, वो इसे सेटअप को बोला जाता है एंटरप्राइज। तो इस एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हमें आज देखना है। तो देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी एंटरप्राइज है, सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है कि उसको जिंदा रहना होता है, उसको बंद नहीं होना है, राइट। आपको लगेगा क्या ऑब्वियसली बात कर रहे हो सर, नहीं, ये बहुत ऑब्वियस नहीं है। इंडिया में जब कोई भी नए 10 बिजनेस चालू होते हैं ना, उसमें से 2 या 3 ही सर्वाइव करते हैं, बाकी के 6-7 बिजनेसेस पहले ही साल में के अंदर, कभी कभार तो 2-3 महीने, 6 महीने के अंदर ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बिजनेस ग्रोथ का, प्रॉफिट का सब प्लान बना लेते हैं, सपने देखना चालू करते हैं, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका प्लान नहीं बनाया जाता है, सर्वाइवल का प्लान नहीं बनाया जाता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो इसलिए आपने वो सुना भी होगा कि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी अगर आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो आप 1000 by 1000 का रूल याद रखिए। सो व्हाट इज 1000 by 1000। उनका बोलना ये है कि आप 1000 मतलब 1000 दिनों तक आप बिजनेस को चलाइए। आपको प्रॉब्लम आएंगे, एम्प्लॉयज भाग के चले जाएंगे, मशीनरीज काम नहीं करेगी, ऑर्डर्स नहीं आएंगे कस्टमर से, कस्टमर को ऑर्डर प्रोवाइड किए उसका पैसा नहीं आएगा, बैड डेब्ट में चला जाएगा, जो भी हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, लेकिन 1000 दिनों तक आप उसको चलाइए। अगर आपने 1000 दिनों तक आपका बिजनेस चला है तो आगे 1000 महीनों तक वो आपके मतलब आपको संभाल लेगा, वो आपकी टेक केयर कर लेगा, आपको इतना पैसा दे देगा कि आप 1000 महीने आगे आराम से जी सकते हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो 1000 डेज, 1000 डेज मतलब लगभग 3 साल। तो शुरुआत में 3 साल तक आप ऐसा करो कि जो भी हो जाए, पर आप डिसिप्लिन के साथ, पूरी लगन के साथ बिजनेस चलाइए। आगे 1000 मंथ्स मतलब करीब करीब वो 83 ईयर्स होता है, तो उसको ऐसा मानते कि 100 ईयर्स मतलब एक लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन। तो वहां तक वो फिर आपको संभालेगा, तब तक आपको इनकम जनरेट करके देते रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटरप्राइज कि उसको जिंदा रहना होता है, और इसे जिंदा रहने को ही बोला जाता है सर्वाइवल। और सर्वाइवल मतलब ये होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। इसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। शुरुआत में वो ट्राई करता है सर्वाइवल का, जैसे उसका सर्वाइवल मजबूत हो जाता है, उसको पता है कि अभी नॉर्मली हम सर्वाइव कर लेंगे, फिर उसके बाद में वो सोचते हैं ग्रोथ के बारे में कि अभी हम बढ़े कैसे, बराबर। सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइवल का क्या मतलब, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनको आप टाइम पे सैलरी और वेजेस दे सकते हो। आपके जो क्रेडिटर्स है, यानी कि जिनसे आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है, उनको आप टाइम पे पेमेंट कर पा रहे हो। गवर्नमेंट के टैक्सेस आप टाइम पे पे कर पा रहे हो। आपको आपके कस्टमर से टाइम पे पैसा आ रहा है। ये अगर सब कुछ आपका सही सही मैनेज हो रहा है
आपने अगर कहीं बैंक से वगैरह लोन लिया है किसी से, तो उसको आप टाइम पे ईएमआई भर पा रहे हो, तो ये अगर आप कर पा रहे हो मतलब आपका ये सर्वाइवल फिक्स हो गया कि आप अभी बिजनेस आपका सर्वाइवल मोड पे है, अभी कोई टेंशन नहीं। तो कोई भी नया बिजनेस जब चालू होता है तो पहले 1-2 महीने में इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीजें कर पाए टाइम टू टाइम। तो इसके लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये पेमेंट्स आप सही तरीके से पे कर पाओ। उसके बाद में सेकेंडली आप फिर सोचते हो कि मैं ग्रोथ करूं, करेक्ट। तो ये सर्वाइवल और ग्रोथ ये दोनों भी आते हैं हमारे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उसके बाद में जैसे जैसे आपको ध्यान में आया कि मेरा रेवेन्यू भी मैं बढ़ा पा रहा हूँ, सर्वाइव तो कर ही रहे अभी, और साथ साथ में मैं ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पा रहा हूँ। हम लोग जो भी ईयरली ग्रोथ का परसेंटेज डिसाइड किया होगा आपने 25%, 50%, जो ग्रोथ रेट के साथ आपको बढ़ना है वो भी आप अचीव कर पा रहे हो। उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेज आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर 2-3 चीजों पे फोकस करना पड़ता है आपको। पहली चीज, आपका स्केलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको, आपके सेल्स ऑर्डर्स ज्यादा रहने चाहिए, आपके परचेसेस की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहनी चाहिए। आपको पता है जैसे नॉर्मली हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो डिस्काउंट मांगते हैं, राइट। हम नॉर्मल सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो अगर उसने 1 किलो का भाव बोला 50 रुपए, तो हम क्या बोलते हैं, हम 2 किलो खरीदेंगे 80 में दे दे, 3 किलो ले लेंगे 100 में दे दे, करेक्ट। क्वांटिटी बढ़ा दिए तो क्या होता है, डिस्काउंट मिल जाता है। इन द सेम वे बिजनेसेस भी ये ट्राई करते हैं कि हम रॉ मटेरियल की क्वांटिटी इस तरीके से मंगाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, कॉस्टिंग कम हो जाए। तो और दूसरा, जो हम सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ऐसे कुछ हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कोई नया इनोवेशन लाए, ऐसी सर्विस कुछ अलग से ऐड करें जो मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे, और उस तरीके से हम क्या करें, हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छे रखें जो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम ये प्राइमरी 2 चीजों के बारे में बात करते हैं कि एक तो मेरा प्रोडक्ट जो है मैं उसकी प्राइस बढ़ाऊं, और जो मेरा रॉ मटेरियल उसकी मैं कम से कम प्राइस में उसको परचेस करूं। और तीसरा पार्ट ये आता है मेरे जो ऑपरेशंस है उसके अंदर मैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा के मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम कर दूं, मेरा वेस्टेज कम कर दूं, मेरे एम्प्लॉयज से जो होने वाली चीजें हैं, जो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी वजह से जो मटेरियल वेस्ट हो रहा है या जो भी है, मैं उसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाके उसको कम कर दूं, और अल्टीमेटली मेरी कॉस्टिंग कम करूं कि मैं रॉ मटेरियल जिस प्राइस पे ले रहा हूं उसको मैं और कम प्राइस में परचेस करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे ऑपरेशंस है जिसके अंदर प्रोडक्शन आएगा, जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आएगा, इसके अंदर मैं थोड़ा एफिशिएंसी लाके उसके अंदर मेरे ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर दूं और मेरे प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा दूं, और ये तीनों चीजें करके मैं क्या करूं, अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं। तो ये है जो सेकंड चीज है, ये है मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैं क्या कोशिश करता हूं मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। उसके बाद में आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, मेरे सोसाइटी की सोसाइटी, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, जिस सोसाइटी में मेरा बिजनेस है, उसके प्रति मेरे कुछ क्या बोलते हैं कि मैं कुछ मतलब मेरी कोई लाइबिलिटी बनती है उनकी तरफ भी, राइट, कि मेरा जो बिजनेस चलता है उनकी वजह से चलता है, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय जो है वो आजू बाजू के मतलब एरिया से मिल रहा है, मुझे जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो भी वहीं से मिल रहा है, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मेरे कस्टमर भी वहां पे अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस जब बड़ा होता है तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ बिजनेसमैन का अकेले के दम पे बड़ा होता है, तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं उसको हेल्प करती है। तो इसकी वजह से ये माना जाता है कि यहाँ पे सोसाइटी के प्रति मैंने कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े जो कंपनी होती है, आपने सीएसआर के बारे में पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी सीएसआर करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करते हैं, कुछ कुछ विलेजेस में वगैरह ऐसे कोई गांव एडॉप्ट कर लेंगे पूरा, फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे रोड्स है, पानी है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब की वहां पे ध्यान रखेंगे। या फिर ये सोलार के ऊपर काम करते हैं, या फिर खेती में पानी लाना इसके लिए कुछ कराएंगे, तालाब बनाएंगे, वाटर का मतलब जो पाइपलाइन वगैरह वो बिठाएंगे। ऐसे कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए ये काम करते रहते हैं। सो दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की ही बात करिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले इन्होंने बोला कि तुम जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे ना वो अच्छा दो, वो खराब मत दो। खराब यानी कि यहाँ पे कम क्वालिटी का ऐसा नहीं, यहाँ पे खराब का मतलब है वो हजारडस या डैमेजिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कुछ फूड आइटम बना दिया जो खाने में तो बड़ा ही टेस्टी है, करेक्ट। कुछ कुछ होटल में ऐसा होता है ना, हम लोग जाते हैं खाना खाने को, खाना तो बड़ा टेस्टी होता है, खाना खाने टाइम पे मजा आता है, पर दूसरे दिन सुबह फिर परेशानी हो जाती है हमारी, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट ऐसे नहीं होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर की हेल्थ पे असर पड़े, करेक्ट। या
जैसे आपने बीच में वो नेटफ्लिक्स का जो फाउंडर है, सीईओ, उसका स्टेटमेंट आया था, अगर आपने सुना होगा तो उसने क्या बोला था, नेटफ्लिक्स की जो कंपटीशन है वो बाकी ओटीटी चैनल से नहीं है, मतलब अमेजॉन प्राइम हो गया या जी5 हो गया या जो भी होंगे आपके, तो नेटफ्लिक्स बोलता है कि हमारी कंपटीशन उनसे नहीं है भैया, हम तो उनसे बहुत आगे है। फिर भाई किससे कंपटीशन है आपकी? वो बोल रहे हमारी जो कंपटीशन है ना वो हमारे कंज्यूमर की स्लीप के साथ है, सोने के साथ में कंपटीशन है हमारी। मतलब वो ये चाहते हैं कि आप आपकी नींद छोड़ के नेटफ्लिक्स पे सर्व करते बैठो, आप नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते बैठो, उनके जो ये आते हैं सीरीज आती है, वेब सीरीज वगैरह, वो देखते बैठो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अल्टीमेटली देखना, आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो ये अलग चीज हो गई, बट आप क्या कर रहे हो, लोगों की नींद उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी नींद खराब करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ने वाली। सो दिस इज द सोशल ऑब्जेक्टिव, बॉस ये मत करो। करेक्ट, ये इसका एग्जांपल नहीं, ये सोशल ऑब्जेक्टिव का, ये उसका एग्जैक्टली उल्टा है। आप जो करोगे उससे कंज्यूमर की हेल्थ पे, उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे ऐसा डैमेजिंग डिस्ट्रक्टिव असर मत डालो, इफेक्ट मत डालो। करेक्ट, ये है सोशल ऑब्जेक्टिव की सबसे पहला। फिर उसके बाद में आप प्रॉफिटियरिंग अवॉइड करो। प्रॉफिटियरिंग मतलब क्या? प्रॉफिट नहीं कमाना है क्या? नहीं, प्रॉफिट तो कमाना जरूरी है, प्रॉफिट के बगैर तो चलेगी नहीं कंपनी, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा प्रॉफिट के बगैर। फिर प्रॉफिटियरिंग मतलब क्या? मतलब इतना मत कमाओ कि कस्टमर को लूट लो। करेक्ट, आपने कभी ट्रैवल से गए हो क्या? मतलब कुछ आप में से कुछ बच्चे रहते होंगे ना अपना गांव छोड़ के कहीं और, जैसे मैं भी पढ़ाई करने को पुणे में रहता था, तो नॉर्मली ना ये जो ट्रैवल्स के रेट होते हैं वो समझ लो ऐसा कि मैं जब जाता था जालना टू पुणे, पुणे टू जालना, तो उस टाइम पे वो होते थे 500 रुपीज। करेक्ट, वन वे के 500 रुपीज। ये लोग क्या करते थे पता है? दिवाली के टाइम पे बहुत डिमांड रहती, बहुत रश रहते, आपको पता है ये दिवाली पे, तो दिवाली के टाइम पे जो टिकट रहते थे ना वो उनके मुंह मांगे दाम पे बेचते थे, जैसे 1200 पे, 1500 पे, 2000, उनको जो मन में आ रहा वो प्राइसेस चार्ज करते थे। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोलते प्रॉफिटियरिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि दिवाली आ गई तो आपके पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए अचानक से, ऐसा तो है नहीं। फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कस्टमर को लूट रहे हो, क्योंकि डिमांड है, आपको पता है कि ये अपने पास नहीं आएगा तो जाएगा कैसे। करेक्ट, इसको तो आना पड़ेगा ही, क्योंकि उसको पता है कि इसको दूसरा रास्ता नहीं है जाने का, इतनी भीड़ है कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते। अब उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे एक ट्रैवल्स चलता था, भाग्य लक्ष्मी करके, मधुर ट्रैवल्स, तो उनका ऐसा था कि दिवाली के टिकट्स जो थे वो एक डेट अनाउंस करते थे दिवाली के 15-20 दिन पहले की, उस दिन वो दिवाली के टाइम के टिकट्स बेचते थे। वो जो 8 दिन है, दिवाली के पहले 4 दिन और दिवाली के टाइम के वो 8 दिन के टिकट वो उसी दिन एक ही दिन में बेच देते थे पूरा। तो उनका क्या था कि वो एक तारीख दे देते थे, मान लो समझो इस टाइम पे जो दिवाली है वो करीब करीब 27-28 अक्टूबर से चालू हो रही, तो 5 अक्टूबर को उन्होंने डेट दे दिया। अगर 5 अक्टूबर को आप वहां पे जाते हो तो उस टाइम पे आपको टिकट मिल जाएगी और वो उसी प्राइस में मिलेगी। नॉर्मली 500 चल रही है, ये 550 कर देंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 40-50 रुपए कम ज्यादा 550 मिल जाएगी। पर आपको एकदम से 1200, 1500, 1800, 2000 वैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई इतने सालों साल हम हमारी ट्रैवल्स चला रहे, सालों साल कस्टमर मेरे पास आ रहे, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने कि दिवाली में मेरी डिमांड ज्यादा है तो मैं मेरे मन में जो आएगा वो प्राइस चार्ज कर दूंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव था, बराबर। तो उसकी वजह से उनकी गुडविल बन गई। अब दिवाली का टाइम नहीं भी रहा तो भी लोग क्या करते थे, फिर पहला प्रेफरेंस उन्हीं को देते थे, क्योंकि उनको पता है कि दिवाली के टाइम पे यही आदमी जो मुझे नॉर्मल रेट्स पे टिकट बेचता है, बाकी लोग तो 1200-1500 में दे रहे, राइट। तो ये क्या है कि मैं प्रॉफिटियरिंग ना करूं, मैं लोगों को मतलब लूट ना लूं मैं, राइट। ये हो गया। फिर होता है कि आपने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, ताकि आजू बाजू के लोगों को जॉब्स मिले, उनके हाथ में पैसा है, राइट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद में आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उससे पोल्यूशन ना हो, एयर, वाटर या जमीन का वगैरह, उसके अंदर पोल्यूशन ना हो, इसकी भी आपने ध्यान रखना चाहिए। सो ये है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि आपका प्रोडक्ट अच्छा रहना चाहिए, वो हजारडस या डैमेजिंग नहीं होना चाहिए, वो कस्टमर की हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में असर नहीं करना चाहिए उसने। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आपने जो प्रॉफिट ईयरिंग नहीं करनी चाहिए, कि नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाओ, उसके लिए तो आपने बिजनेस चालू किया, बट ऐसा ही नहीं कि एकदम से कस्टमर को आप लूट लोगे, वो भी आपने नहीं करना चाहिए। आपने आजू बाजू के एरिया में जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए, उनको जॉब देना चाहिए। और द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज कि आपने पोल्यूशन ना हो, या अगर होता है तो कम से कम
करे उसको, इसके लिए आपने कोशिश करनी चाहिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मतलब बच्चों लोगों के लिए, लोगों के प्रति आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज लोग कौन है आपके बिजनेस में, आपके एम्प्लॉयज। तो आपके एम्प्लॉयज के लिए आपने अच्छी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस रखनी चाहिए, ऑफिस या फैक्ट्री जो भी आपका साफ सुथरा रहे, वहाँ पे अच्छी हवा रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी ना रहे, ये सब कुछ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस अच्छी रहनी चाहिए। उनको आपने स्किल्स नए नए उनको सिखाने चाहिए ताकि उनका करियर में ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं कि आपने उनको एक काम सिखा के फिर आप बस वही करते रहो, करेक्ट। उनको जॉब में उनको करियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आएंगी कहाँ से, उनको अगर स्किल्स दोगे आप तो वहां से उनका करियर का ग्रोथ आएगा। वो जो भी काम करेंगे उसके लिए आपने उनको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, मतलब पैसा दो, स्किल्स दो, अपॉर्चुनिटीज दो। डिसीजन मेकिंग में भी उनको शामिल कर लो। ऐसा नहीं कि टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, सीधा सीधा आके बोल दिया ये ऐसा ऐसा करना है, ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। ऐसा मत करो, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके लो, उनको पूछो कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, करेक्ट। ताकि क्या होगा, उनका भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होगा धीरे धीरे, करेक्ट। तो ये क्या है अपने एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, उनको पैसा दो, उनको स्किल्स दो, उनको करियर ग्रोथ दो, उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दो, डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको इन्वॉल्व करके लो, और उनको धीरे धीरे फिर मैनेजमेंट में लाने की कोशिश करो। कि ऐसा नहीं कि एक लेवल के लिए तो वहीं पे रखना है उनको, धीरे धीरे उनको प्रमोशंस वगैरह भी मिलने चाहिए, करेक्ट। एंड द लास्ट पार्ट इज आपको नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ये सबके लिए कुछ ना कुछ कर लिया तो आपने देश के लिए भी कुछ ना कुछ आपने करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपने कि देश के लिए आपने कि कोशिश करनी चाहिए कि इनइक्वालिटीज कम हो जाए। कि नॉर्मली ऐसा है ना कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इतने गरीब है कि उनको खाना खाने को पैसा नहीं है, और कुछ लोग इतने रईस है कि उनको पैसा कहाँ रखे उसके लिए उनके पास जगह नहीं है, करेक्ट। तो ये इनइक्वालिटीज है, ये कम होनी चाहिए। फिर जो नेशनल प्रायोरिटीज के जो है, नेशनल प्रायोरिटीज के आपके नेशन के सामने जो प्रायोरिटीज है उसके अंदर आपने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए धीरे धीरे, करेक्ट। आपने अपनी कंट्री को हेल्प करना चाहिए कि वो सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो अपने देश में बनते नहीं है, उसको अपन कंटिन्यूसली इंपोर्ट ही करते हैं बाहर से। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, फिर अपन उस देश की बाकी कुछ डिमांड्स को अपने को पूरा करना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि अपन लोग उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो बिजनेसमैन ने ये भी कुछ कोशिश करनी चाहिए आगे चल के। ये ऑब्जेक्टिव ऐसा बहुत आगे का है, ऐसा नहीं कि बिजनेस चालू करते से आप 1-2 साल में ये सब सोचने लग जाओ। बट रिलायंस हो गया, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, इन्होंने ये सोचने को कोई हर्ज नहीं है कि ऐसा कुछ करो कि आप पूरे देश के आगे लेके जाओ। जैसे इसके अंदर एग्जांपल अगर देखने आपको तो 2000-2001 के टाइम पे आईटी में बड़ा बूम आया था। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और ये सब में। तो उस टाइम पे देखना टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब लोगों ने क्या करा, यूएस के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप के, वहां से सबके कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ गए, वहां से नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाए, नए नए काम लाए, नए नए सर्विसेज वगैरह ये सब, और यहाँ पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करी। और ये लोग किनको सर्विस देते हैं, फॉरेनर्स को। अभी भी आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस और टीसीएस का मेजर कस्टमर बेस जो है वो फॉरेन का है। तो ये क्या करते हैं, फिर बाहर से फॉरेन का करेंसी लाते हैं, मतलब डॉलर में कमाते हैं, करेक्ट, और इंडियन लोगों को भी जॉब दिलाते हैं। मतलब एक तरीके से देश के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी लाना ये एक बहुत ही बड़ा काम है देश के लिए। क्योंकि हमें अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है, करेक्ट, तो उसके लिए ये डॉलर लगने वाला है। और वो कौन ला रहा है, ये इन्फोसिस और टीसीएस ही ला रहे हैं। गेटिंग मी और नॉट। आपने इसकी भी स्टोरी सुनी होगी, जो बीच में 26/11 का जो अटैक हुआ था इंडिया पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उसके बाद में एक पाकिस्तान के कुछ 2 कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो रतन टाटा के पास आए थे कि आप हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दो। शायद वो इसका ही था, ताज का रिनोवेशन करना था उनको, तो उसके लिए, मतलब आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं, बट ये स्टोरी मैंने कई बार सुनी। तो उस टाइम पे उनके जो मतलब टेंडर्स जिन्होंने फिल किया था, तो बाकी जो लोग थे उनसे इनका दाम बहुत ही कम था, लगभग 30-40% कॉस्टिंग बच रही थी। बट फिर भी ऐसा बोलते कि रतन टाटा ने उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज आवर एनिमी कंट्री, आप अगर आके हमारे यहाँ पे लोगों की जान ले लोगे, ये सब बॉम्ब्स वगैरह बॉम्बिंग करोगे, ये सब करोगे, और आप ये चाहोगे कि हमसे ही पैसा लेके जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। तो भले उनका दाम कम था, लेकिन फिर भी रतन टाटा ने उनको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द नेशनल प्रायोरिटीज, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके तरीके से आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
चलो कि अगर ये ध्यान में आ गया होगा तो चलिए फिर अभी लिख लेते हैं फटाफट। चलो कम ऑन, चलो लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। लिखो 3.1.3, हेडिंग डालो 3.1.3 इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले लिस्ट लिख लो। सबसे पहला लिखना ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा लिखना है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा लिखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स। चौथा लिखना ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। और पांचवा लिखना नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलो एक समरी बना दो यहाँ पे। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? ऑर्गेनिक मतलब सरवाइव करिए, सबसे पहले तो भैया जिंदा रहिए आप, और फिर धीरे धीरे ग्रोथ के बारे में भी सोचिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, करेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? गुड प्रोडक्ट दीजिए आप, करेक्ट, जॉब दीजिए लोगों को, करेक्ट, नो प्रॉफिटियरिंग, नो प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग मतलब क्या? लूट मत लेना लोगों को, बराबर। और पांचवा नेक्स्ट क्या है? पोल्यूशन अवॉइड करिए, राइट, पोल्यूशन अवॉइड करो। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या करना है अपने? एम्प्लॉयज को आप पैसा दीजिए, स्किल्स दीजिए, करियर ग्रोथ देना है आपको, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करना है, करेक्ट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है? कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाइए, सेल्फ रिलायंट। नेशनल प्रायोरिटीज का भी ध्यान रखना है आपको, नेशनल प्रायोरिटीज, करेक्ट। तो अल्टीमेटली आपको वो सब कुछ करना है जिससे आपके देश को फायदा हो, करेक्ट। चलो फिर एक एक लिखना है। ये तो समझ हो गई, रिवीजन के लिए काम में आएगा आपको। देखो सबसे पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। नॉर्मली कभी भी कब इंटरप्रेन्योर की भी जब बात होती है ना, तब भी यही बोला जाता है कि दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि उसको ये सब बिजनेस वगैरह सब चालू रखते आना चाहिए बॉस, वो बंद नहीं होना चाहिए। आपने कभी शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखा है कि ये सब शोज? उसमें भी देखना जो फाउंडर्स होते हैं ना, तो ये जो शार्क्स होते हैं उनको जो सलाह देते हैं, तो कुछ कुछ फाउंडर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनका बिजनेस मॉडल इतना सही नहीं चल रहा है, इतना प्रॉफिट में नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस में है, तो कई बार उनको ये बोला जाता है कि तुम सर्वाइव करो, सबसे पहले क्या करो? सर्वाइव करो। क्योंकि अगर तुम सर्वाइव नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, देखना। ये बिजनेस है ना, इसने क्या किया है? लैंड लेके रखी है, इसने लेबर लेके रखा है, इसने कैपिटल लेके रखा है, करेक्ट, लोगों से। तो लैंड लिए तो इसको रेंट देना पड़ेगा, लेबर को देना पड़ेगा सैलरी या वेजेस, कैपिटल को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अगर ये बिजनेस ही बंद हो गया ना, तो ना रेंट दे पाएगा, ना लेबर, ना इंटरेस्ट। तो ये सब नहीं दे पाएगा, तो ये किससे लिया है? लैंड किससे लिया है? सोसाइटी में से किसी से लिया है। लेबर कहाँ से आ गया? उसी सोसाइटी में किसी से आया। कैपिटल कहाँ से आया? वही से बैंकों से वगैरह पैसा है। तो इनको पैसा नहीं दे पाओगे, अब इनका पैसा डूबेगा, मतलब वो भी लॉस में जाएंगे। मतलब आपका बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो सिर्फ आपका बिजनेस बंद नहीं होता है, तो आपके जो क्रेडिटर्स है, आपके जो लेंडर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज है, उनका भी लॉस होता है, उनके भी पैसे डूबते हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव कि आपने सर्वाइव करो भाई, सर्वाइव करो, करेक्ट।
डूब नहीं जाना है आपको। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, सर्वाइव करो, आप सर्वाइव करो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, करेक्ट। जिंदा रहो का मतलब क्या है, ये आपको पेमेंट टाइम पे करते आने चाहिए आपको, रेगुलर पेमेंट ऐसे लिखते हैं अपन, रेगुलर पेमेंट्स टू, रेगुलर पेमेंट्स टू, किसको किसको रेगुलर पेमेंट करते आनी चाहिए आपको, आपके एम्प्लॉयज को रेगुलरली पेमेंट करते आना चाहिए, आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स को करते आना चाहिए, जिनसे आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, वेजेस ले रहे हो, मशीनरी ले रहे हो, लेबर ले रहे हो, ये सब कुछ, लेबर नहीं, ये मतलब लैंड वगैरह ले रहे हो, ये सबको आपको लेंडर्स को सही सही पेमेंट करते आना चाहिए, जिनसे आपने पैसा लिया है, जिनको आपको ब्याज देना है, करेक्ट। तो इसको अगर आप सही सही टाइम पे पेमेंट कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आप सर्वाइव कर रहे हो, बराबर। और दूसरा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ग्रोथ भी करते आनी चाहिए धीरे धीरे, राइट। सो सर्वाइवल प्लस ग्रोथ, करेक्ट। ये मेरे साथ ही लिखते रहो आप, अभी कुछ एक्सप्लेन करने को कुछ बचा नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ एनिमेशन के थ्रू। गेटिंग मी और नॉट, हाँ या ना, चलो नेक्स्ट लिखना है आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखना प्रॉफिट आता कहां से, प्रॉफिट आता है आपकी सेलिंग प्राइस, सेल माइनस कॉस्ट। सेल के अंदर आपको क्या कोशिश करनी है, प्राइस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। कॉस्ट के अंदर क्या कोशिश करनी है आपको, प्राइस कम से कम रखो, करेक्ट। तो इससे क्या बनेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट बढ़ाना, ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटरप्राइज। आपको अल्टीमेटली तो प्रॉफिट के लिए बनाया ना आपने, नॉन प्रॉफिट तो है ही नहीं, करेक्ट। अल्टीमेटली प्रॉफिट के बगैर तो चल ही नहीं सकता है। एक सीक्रेट बोलूँ कि आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं अपन, एनजीओ या बोलो या ट्रस्ट बोलो, जो भी बोलो, ये भी प्रॉफिट के बगैर तो चल ही नहीं सकते। प्रॉफिट अगर नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा, करेक्ट। अगर आप आपके खर्चे नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली लॉसेस में हो, 1-2 साल के लिए लॉस ठीक है, बट अगर आप कंटिन्यूसली लॉसेस में हो तो भैया आप आपके खर्चे निकालोगे कहाँ से, कंटिन्यूसली कौन आपको डोनेशन देगा, कौन आपको पैसा लगाएगा ना। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट में आना पड़ेगा। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ का मेन काम ये होता है कि आप प्रॉफिट कमाओ, सरप्लस कमाओ, लेकिन वो जो सरप्लस है वो आप आपके फाउंडर्स में बांट नहीं सकते। मतलब मैंने अगर कोई ट्रस्ट बना के उसके अंदर अगर हॉस्पिटल मैंने शुरू किया तो मुझे हॉस्पिटल के जो भी चार्जेस है वो इसी प्रकार रखने पड़ेंगे कि सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। डॉक्टर का पैसा, रेंटल, उसके जो मेडिसिन, ये सब कुछ खर्चा निकल जाए, इतना मुझे चार्जेस रखने ही पड़ेंगे। लेकिन जो भी हॉस्पिटल में सरप्लस बनेगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा, वो मुझे नहीं मिलेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो फाउंडर को नहीं मिलता है प्रॉफिट, वो बिजनेस में वही रहेगा, वो उसी के लिए यूज होगा। बहुत ज्यादा पैसा मतलब बचा हुआ रहेगा तो दूसरा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, बट वो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता प्रॉफिट। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप भी जब एनपीओ की जो बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट के अंदर बना रहे होगे ना, तो उसके अंदर भी देखना, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ये लॉसेस में रहते, कई बार सरप्लस आता है यार, और आना भी चाहिए। उसके बगैर तो वो, मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा है कि हॉस्पिटल हमेशा के लिए चलते रहे, तो हमेशा के लिए चलते रहने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें कमाना चाहिए। अगर लॉस में जा रहे हैं तो 2-3 साल बाद तो वो बंद करना पड़ेगा हॉस्पिटल, करेक्ट। तो इसके लिए प्रॉफिट कमाया जाता है, बट दैट प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फाउंडर्स। जैसे मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, मैं डिविडेंड ले लूंगा वहां से। बट ट्रस्ट से या एनजीओ से मैं वो पैसा विड्रॉ नहीं करता, प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करता। दैट इज द रियल मीनिंग। तो प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। कैसे अचीव करोगे आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा दोगे। कैसे बढ़ाओगे, ये थ्रू आप कुछ इनोवेशन करोगे, करेक्ट, R&D करोगे। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू फीचर या बेटर सर्विस,
इस तरीके से आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्ट यूनिक बनाओगे, करेक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बनाओगे और अकॉर्डिंगली आप उसकी प्राइस बढ़ा दोगे। और यहाँ पे प्राइस कैसे कम करोगे आप, थ्रू लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे, लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर रहेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे उससे, ये एक तरीका है। दूसरा आप एफिशिएंसी रखिए काम करते टाइम पे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऐसा लिखो यहाँ पे, एफिशिएंसी मत लिखो सर, ऐसा लिखो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके थ्रू आप क्या करोगे, आपका वेस्टेज वगैरह कम कर दोगे, तो उसके थ्रू आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, करेक्ट। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट। नेक्स्ट लिखना है आपको थर्ड, ये लिख लिया क्या, फटाफट लिख लो अगर नहीं भी लिखा है ना, लिखो फटाफट। चलो थर्ड वन, नेक्स्ट लिखना है थर्ड, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला क्या रहेगा आपका, गुड प्रोडक्ट या सर्विस देना है आपको, अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस देना है, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपने जनरेट करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तीसरा एंटी प्रॉफिटियरिंग, एंटी मतलब अलग, जैसे वायरस एंटी वायरस होता है ना, वैसे एंटी प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग मतलब जैसे मैंने मतलब समझाया आपको कि लूटना नहीं है भाई, करेक्ट, प्रॉफिट कमाओ लेकिन लूटना नहीं है कस्टमर को। और चौथा पोल्यूशन कम करिए या मत करिए, तो मत करना, पोल्यूशन होगा ही नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कम कर सकते हो, करेक्ट। एयर, वाटर और सॉइल तीनों की बात करेंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो कोई भी टाइप का प्रोडक्शन या फिर नॉइज प्रोडक्शन, नॉइज भी हो सकता है इसके अंदर, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई या बड़े जोर से आवाज कर रही हो, उसको कुछ कवर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरी आजू बाजू में पूरा आवाज ही आवाज चालू है, ये सब नहीं करना है आपको, ध्यान रखिए उसका, राइट, कि आपके आजू बाजू वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको ऐसे कुछ काम करना है जिससे बहुत ज्यादा आवाज आता है तो ऐसी एकदम आपके घर के आजू बाजू में या ऐसी एरिया में मत प्लांट चालू करो जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वहाँ पे मत चालू करिए, फिर वो ऐसी जगह चालू करिए कि यहाँ पे ये सेंसिटिव एरिया ना होना, नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ये सब चीज़ों का ध्यान तो रखा जा ही सकता है। फिर नेक्स्ट होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किसके लिए होते हैं, आपके एम्प्लॉयज के लिए, करेक्ट। एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए आपने, फेयर रेम्यूनरेशन दो, उनको अच्छा पैसा दो, करेक्ट। उनको स्किल्स दो, अच्छे नए नए स्किल्स सिखाओ उनको, नया नया काम करने लगाओ उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज दो काम की, अलग अलग। उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके लो, डिसीजन मेकिंग। उनको करियर ग्रोथ दो, उनको करियर ग्रोथ दो, करियर ग्रोथ मतलब क्या, अल्टीमेटली उनको मैनेजर वगैरह बनाओ, उनको प्रमोशन करो उनका, करेक्ट। ठीक है, और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन दो, जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि क्या, जॉब को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, चैलेंजिंग बनाओ, करेक्ट। जॉब को कैसे बनेंगे आप, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, कि उनको काम करते टाइम पे थोड़ा मजा भी आना चाहिए यार, राइट। चलो, तो ये आपके क्या हो गए, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट द लास्ट वन शुड बी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। The last one, fifth one is national objectives.
तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी चाहिए कि आपके देश को सेल्फ रिलायंट बनाओ आप। आपकी जो कंट्री है, आपका जो नेशन है, इसको आपने सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए। सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करिए। नेशनल प्रायोरिटीज का ध्यान रखिए। नेशनल प्रायोरिटीज का ध्यान रखना मतलब क्या? आपके देश में इतने भूखे लोग पड़े हैं, उनको मतलब कपड़े खरीदने को कपड़े नहीं मिल रहे, खाना नहीं मिल रहा, उनको अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रहे, स्कूल कॉलेजेस नहीं मिल रहे, और आप बना रहे हो कार्स और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। भले आप प्रॉफिट कमा लोगे यार, बट फिर आपके देश के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इनइक्वालिटी रिमूव करने की कोशिश करो। रिमूव इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। एंड द लास्ट वन इज ट्रेन यंगस्टर्स। ट्रेन यंगस्टर्स। आपको पता है ना, इंडिया ऐसा देश है कि जहां पे सबसे ज्यादा यूथ का पॉपुलेशन है, मतलब, और दिस इज द रीजन कि ये बोला जाता है कि अगले 10-15 साल में जो बोलते हैं ना कि इंडिया विल बी द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, एक नंबर पे चल जाएंगे हम पूरे देश में, वो इसी के भरोसे में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे यूथ बहुत है। अभी जापान की अगर बात करो ना, जापान में मतलब है डेवलपमेंट बहुत है, सब ठीक है, बट वहां पे बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हो गए, उनके यहाँ यंगस्टर्स नहीं है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में। अब बात ऐसी है कि ये यूथ को अगर स्किल्स देंगे, उनको अगर ट्रेन करेंगे और ये अगर बढ़िया काम करेंगे ना, तो इट विल बी एन एसेट फॉर इंडिया। लेकिन अगर इनको हमने ट्रेन नहीं किया, इनको स्किल्स नहीं दी, और ये लोग अगर जॉब देने लायक नहीं बने, एम्प्लॉयबल नहीं बने, और ये घर पे बैठ के अपने बाप के पैसे पे खाना खाने लग जाए, तो इट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर इंडिया। अगर जितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, दैट विल बी लाइबिलिटी। तो ये जो यूथ है, ये इंडिया के लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल ऑब्जेक्टिव इज कि ट्रेन द यंगस्टर्स। तो इसके लिए देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेनिंग मतलब सिर्फ उनके कंपनी पे आके नहीं, कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप करती है और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। आजकल देखना, इंजीनियरिंग का जो जॉब के इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ना, वो बड़े बड़े कॉलेजेस में 3rd ईयर के बाद ही हो जाते हैं, उनको कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं ना। अरे उसको 4th ईयर फाइनल ईयर करके भी जाने की जरूरत नहीं है, उसको अलग अलग कंपनीज में भी घूमने की जरूरत नहीं, उनको तभी उठा लेते हैं 3rd ईयर में। और जिनको फिर फाइनल कर देते हैं, उनको उस टाइप का प्रॉपर इंटर्नशिप देना, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना, ये सब पहले से चालू हो जाता है, ताकि जब वो एक्चुअली जॉब करने को आ जाएगा तब ही विल बी रेडी फॉर द जॉब। करेक्ट? तो ये कहाँ पे आ गया, ट्रेन द यंगस्टर्स। तो ये ऐसे 5 हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है कोई भी एंटरप्राइज के। सबसे ऊपर आएंगे, एक बार रिवाइज करेंगे इसको। हमने इसीलिए लिखा है, चलो बोलो फटाफट। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके अंदर ऑर्गेनिक मतलब कि आपको जिंदा रहना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बिजनेस शुरू रहना चाहिए। बिजनेस शुरू रहना चाहिए मतलब क्या? सर्वाइवल। सर्वाइव करो भाई, पहले सर्वाइव करो, और एक बार आप सर्वाइवल का मोड आपने पार कर लिया, उसके बाद में आप सोचोगे कि मैं ग्रोथ भी करूंगा। सो व्हाट आर द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव? सर्वाइवल प्लस ग्रोथ। करेक्ट। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम सोचते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा मेरे प्रोडक्ट के, मैं जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस कर रहा हूँ क्रेडिटर से, उसकी मैं डिस्काउंट में लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। इनिशियली मेरा प्लान छोटा रहेगा, प्रोडक्शन कम करूंगा, तब मैं कम क्वांटिटी में बाय करूंगा। लेकिन जैसे मेरा बिजनेस बड़ा होगा तो मैं लार्ज क्वांटिटी में बाय करूंगा, लार्ज क्वांटिटी में बाय करूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके वजह से मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। फिर मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी लाऊंगा, मैं मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करूंगा, मेरे वेस्टेजेस कम करूंगा, जो एम्प्लॉयज का टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करूंगा, एडवांस मशीनरीज लाऊंगा। अल्टीमेटली मुझे ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाके कॉस्ट कम करना है ताकि प्रॉफिट बढ़े। नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे सर्विसेज देना चाहिए जिससे कस्टमर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं, जो एरिया है, जो सोसाइटी है, वहीं के लोगों को मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए। मैंने लोगों को लूटना नहीं चाहिए, नो प्रॉफिटियरिंग, एंटी प्रॉफिटियरिंग।
और मैंने पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैंने एम्प्लॉयज रखने चाहिए, उनको मैंने फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उनको मैंने करियर ग्रोथ देनी चाहिए, उनको स्किल्स देने चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। अल्टीमेटली उनको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे ये जॉब में मजा आ रहा है काम करने को, उसको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए जॉब, थोड़ा सा चैलेंजिंग में रहना चाहिए कि उसको दिमाग लगा कि कुछ मजा आ जाएगा, ऐसा बोर नहीं होना चाहिए। करेक्ट? तो यही वही 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 काम रिपीट 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 करके बोर हो जा रहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव इज कि आप इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश करो, देश को सेल्फ रिलायंट बनाओ, इंपोर्ट कम से कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो, नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन पे ध्यान दो। करेक्ट? तो ये सब चीजें करेंगे तो आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएंगे। सो दीज आर द इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स। एंड ये ऑब्जेक्टिव तो ऐसे नहीं है बच्चों की आपने काम करना चालू कर दिया और ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। ये पूरे करते करते आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है इंटरप्राइज के कंस्ट्रेंट्स और इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर किया बच्चों? आज हमने 3.1.3 यानी कि इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स कवर किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल से इंटरप्राइज कंस्ट्रेंट और उसके बाद में इंटरप्राइज के प्रॉब्लम। तो कंस्ट्रेंट और प्रॉब्लम में क्या फर्क होता है? कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आता है। एंड द नेक्स्ट वन विल बी इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।